राजस्थान के चुनावी मुकाबले की जो अब लगभग तय नज़र आने लगा है। दोनों ही पार्टियों ने आज नए सिरे से अपने नए नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने दूसरी सूची रिलीज़ कर दी, इसमें 83 नाम है। वहीं कांग्रेस ने पहली सूची आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद आमने सामने के मुकाबले के लिए रख दी। कांग्रेस ने लंबे इंतज़ार के बाद जो टिकट सूची अनाउंस की उसमें 33 चेहरे हैं, जिसमें खुद सीएम गहलोत, पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो हैं उनके नाम शामिल हैं। बीजेपी ने भी दूसरी सूची में जिन 83 टिकटों की घोषणा की है उनमें पहले से जीते कई विधायक शामिल हैं। कांग्रेस की पहली सूची में 100 चेहरों की उम्मीद थी, लेकिन बहुत छोटी सूची जारी की गई है। बीजेपी ने अब तक कुल 124 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की दूसरी सूची में पहली सूची के उलट रणनीति थोड़ी बदली हुई देखने को मिली है। कांग्रेस ने पूरी तरह अभी तक सेफ गेम खेला है। दोनों ही दलों में कई सीटों पर अब मुकाबले तय हो गए हैं और कुछ सीटों पर तो लड़ाई अब दिलचस्प भी नजर आएगी, जिसमें से एक नाथद्वारा का हमने हेडलाइंस में जिक्र भी किया। दोनों दलों के नामों से जुड़े तमाम पहलुओं और जीत की रणनीति पर आज हम करेंगे चुनावी चर्चा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र सिंह मौजूद होंगे, बीजेपी से तन्मय शर्मा जुड़ेंगे और प्रतीक मेरे साथ कांग्रेस से होंगे, प्रतीक सिंह। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपसे शुरू कर लेते हैं चुनावी चर्चा का। तो लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने जो नाम रखे, उम्मीद ज़्यादा की थी लेकिन थोड़ा कम दिया। 33 नाम ही सामने रखे हैं जनता के। हालांकि अशोक गहलोत का नारा ज़रूर था कि आप देते देते आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन नामों में अभी कांग्रेस की तरफ से बड़ी हिचकिचाहट दिख रही है। सिर्फ 33 नाम अनाउंस किए पहली सूची में, और क्या एनालिसिस है इस पहली सूची को लेकर आपका? जी नमस्कार मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। बात आपकी है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े दावे काफी दिनों से कर रही थी कि बीजेपी जो है वो एक डिवाइडेड हाउस की तरह दिख रहा है और कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस पोज कर रही है जनता के सामने। और वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लेकर भी कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब टिकटों का बंटवारे का जिक्र आता है तो टिकटों के बंटवारे पर अंदर खाते जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय कर नहीं पा रही है कि नए उम्मीदवारों को उतारा जाए। और खासतौर पर जिस तरीके से सरेआम एक बयान दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जिन लोगों ने सरकार को गिराने की कोशिश की थी उनके विषय में, और दूसरी तरफ सचिन पायलट लगातार बयान दे रहे हैं कि जो हाईकमान की नाफरमानी की गई थी, उस तरीके के बयान आजकल आने बंद जरूर हो गए हैं, लेकिन बंद कमरों के भीतर आज भी खींचतान जारी है। आज भी जो सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से करीब 100 लोगों की सूची जो है वो हाईकमान के पास भेजी गई थी, राहुल गांधी के पास, लेकिन उस पर फिलहाल रोक दिया गया है। और 33 नाम जो लगभग पहले से ही इन लोगों को टिकटें दी जाएंगी, जिनमें बड़े बड़े नाम आपने बोले, उन सबको टिकटें दी गई हैं। अंदर खाते देखिए सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी जो बीजेपी ने पहले 41 प्रत्याशियों की सूची के बाद जो देखा था, एक अंदरूनी कलह देखी गई थी और विरोध का सामना करना पड़ा था कुछ उम्मीदवारों को, उस से बचा जा सके। और पहली बार एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी शायद ये कह सकती है कि वो दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में दिखती हुई। उनके अंदरूनी जो सर्वे किए गए हैं, 5 सर्वे जैसे कि आपकी जानकारी में है मनीष जी की, 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जिसमें से 80 से लेकर 132 तक अलग अलग सर्वे में उनके पास सीटें हैं, सीटें मिलने के उनको आसार है। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत सोच समझ कर कदम रख रहे हैं। और बीजेपी ने भी देखिए पहली जो सूची जारी की थी 41 की, उसमें 7 सांसदों को जो सिटिंग एमपीज है उनको टिकट दिया था। इस बार किसी भी सांसद को उन्होंने चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, बल्कि दिल्ली में जो सांसद यहाँ पर बैठे थे, कम से कम 3 सांसदों से मेरी बात हुई, वो लोग इस बात को लेकर लगातार चिंता कर रहे थे कि क्या हमको भी चुनाव में जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ तरीके से तैयारी नहीं की है, लेकिन अगर हाईकमान का आदेश आएगा तो हम लोग चुनाव में जरूर जाएंगे। लेकिन चुनाव में जाना कोई राजनीतिक देखिए व्यक्ति उस तरीके से चाहता नहीं है कि हर बार वो चुनाव में जाए, हर बार चुनाव लड़े, जबकि वो तैयारी पिछले 4.5 साल से लोकसभा की कर रहा था, लोकसभा लड़ने की, और एकदम उनको कह दिया जाए कि हम अब आपको विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर पार्टी देखना चाहती है। ऐसी स्थिति में इस बार जो है वो संभल कर कदम रखा है बीजेपी ने। और अभी तक देखिए करीब 4-5 घंटे हो गए हैं, किसी तरह के विरोध की खबर कहीं से आ नहीं रही है। और इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को जो 41 पहली सूची थी 41 सदस्यों की, उसमें जिस तरीके से दरकिनार किया गया था वो भी इस बार बीजेपी ने नहीं किया है। और लगभग तमाम जो समर्थक थे उनके, एक अशोक लाहोटी को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर समर्थक जो बीजेपी का
वसुंधरा राजे के खेमे से माना जा रहा था, जी रविंद्र जी, उनको अकोमोडेट किया गया। जी जी, और आप बस 2-3 इसमें, जी 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 अब बने रहेगा। प्रतीक भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। उससे पहले तन्मय जी के पास आ जाते हैं। तन्मय जी, दूसरी सूची आपने आखिर जारी कर दी और अब करीब करीब 124 सीटों पर आपके नाम तय हैं और ये वही आंकड़ा है जो कमोबेश जो 2003 में आपको मिला था। और अब जो है दूसरी सूची में आपके, अगर इसको गौर करें तो जो पहली सूची थी, जिस तरह से पूरा हंगामा खड़ा हुआ पूरे राजस्थान भर में, ख़ासतौर पर सांसदों को टिकट दिए जाने को लेकर, वो डैमेज कंट्रोल जो शुरू हुआ और उसके बाद वसुंधरा राजे से जिस तरह से वो फैक्टर एक लग रहा था राजस्थान में कि पूरी तरह से आला कमान के हाथ में चुनाव है, अब कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को आपने तरजीह दी है इस सूची में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और एक हायरार्किकल सिस्टम यहाँ पे चलता है। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, यहाँ किसी को खुश करने का साइको फैंसी का सिस्टम नहीं चलता। पार्टी लगातार 4.5 साल अपने कैंडिडेट्स, अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों पे नजर रखती है। जी। आपने जैसा पहला सूची में देखा होगा, जो 41 जो थी हम कैटेगरी, जो कि मीडिया ने डी कैटेगरी चिन्हित करी है, वो लिस्ट थी हमारी, उसको हमने सिक्योर किया हमारी 41 सीटों को। पहले हम चाहते थे वहां पे एक अच्छा समय मिले कैंडिडेट्स को और एक ढंग से तैयारी हो और बढ़िया तरह से चुनाव का मैदान हम लड़े। अब जो सूची आई है, आपने देखा कितनी जबरदस्त ये सूची है कि जिसके अंदर जितनी भी शंका थी, कांग्रेस का पेट का दर्द था, जो भी कुछ था, वसुंधरा जी को लेके था, जो कुछ था, वो सब शांत हो गया। अब उन्होंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी एक बंधी हुई पार्टी है, जहां सभी का सम्मान है, सभी का साथ है, सभी की विचारधारा को लेके साथ चला जाता है। और इस सूची को देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय कर लिया कि कई बार वसुंधरा जी के समय में जब 2013 में सरकार बनाई थी 163 सीटें लेकर के, मुझे लगता है इस बार उस आंकड़े को भी पार करने का इनका निश्चय हो गया है हम लोगों का। और हम ये सोच रहे हैं इस चीज को लेकर के कि तो सूची अभी आई है, उनमें से मुझे 99% लगता है कि सभी ये चुनाव जीत करके आएंगे। जी नहीं तन्मय जी, पहली मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि पहली जब सूची आई तो खासतौर पर देखा गया कि पूरी तरह से, अभी तक तो देखा ही गया था कि भाई इस बार जो है, जो 5 साल का वहाँ पे परंपरा रही है, उसको बदलना चाह रही हैं दोनों ही पार्टियां। और उसी कड़ी में बीजेपी के आला कमान ने चुनाव की जो जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद ही अपने कंधों पर ले ली और टिकटें भी वही तय कर रहे थे और सांसदों को उसी कड़ी में उतारा गया। हालांकि पहली जो सीटें थी आपकी, उसमें ज़्यादातर करीब 39-41 सीटों में से वो सीटें हारे हुए थे, 2 ही सीटों पर आपने तब्दीली की थी। लेकिन हंगामा बहुत बरपा, अभी भी सांचौर का उदाहरण देख लीजिए, चाहे झोटवाड़ा का उदाहरण देख लीजिए, हंगामा अभी भी जारी है। आप लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जब कोर ग्रुप की आपकी बैठक हुई बीजेपी की, तो खबरें ये सामने आई कि वसुंधरा राजे ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो देनी पड़ेगी, स्थानीय चेहरों को तवज्जो देनी पड़ेगी और कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। वो रिफ्लेक्शन आपकी इस सूची में अब दिख रहा है, किसी तरह के आपने जोखिम नहीं लिया है। और जो एक अग्रेशन पहली सूची में दिखा था, बीजेपी के लीडरशिप की जो निशानी भी है, रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैक ट्रैक हुए, एक स्टेप पीछे दिखे इस सूची में। आप देखिए, उस तरह का कोई नयापन नहीं है, वही परंपरागत चेहरे हैं। जी, मसलन मैं मालवीय नगर का जिक्र हूं तो अरसे से माना जा रहा था कि इस बार शायद ही मालवीय कालीचरण सराफ का माना जा रहा था, लेकिन उनको भी आपने बरकरार रखा है। और कई चेहरे ऐसे हैं जो 72-73 साल के हैं। देखिए, इस सूची को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा, महिला, सभी का समायोजन किया गया है। इस सूची के अंदर ये बैलेंस बनाया गया है पूरा ढंग से। अगर आप विश्लेषण करें इसका, कि हर सीट पे जो जिताऊ व्यक्ति हैं, जो जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे, उनका चयन किया गया है और उनको ला करके आगे खड़ा किया गया है चुनाव मैदान में। और रही बात यहां तक की कि 41 सीटों की आप बात करें, तो मैं आपको फिर वही कर रहा हूं कि आप ही मीडिया की तरफ से जो विश्लेषण हुआ था कि डी कैटेगरी है, माना हम उस सीटों को हारे हुए थे, परंतु जिस तरह से नेतृत्व ने उसके ऊपर डिसीजन लिया और जिस तरह से उसके ऊपर जो कैंडिडेट्स जो प्रोजेक्ट किए हैं, जो खड़े किए हैं, उससे ये तय किया जाता है, उससे ये बिल्कुल दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गांठ बांध दी थी कि 41 सीटें भी हमें जीत करके लानी है। जी ठीक है, आप बने रहेगा तन्मय जी। मैं प्रतीक का भी रुख करता हूं, कांग्रेस से मौजूद हैं। प्रतीक, आपका भी स्वागत है चुनावी चर्चा में। तो आखिरकार आपने तारीख पर तारीख देकर और फाइनली टिकट सूची रखी, लेकिन जो उम्मीद थी उससे बहुत कम दिया कार्यकर्ताओं को आपने। सिर्फ 33 नाम अनाउंस किए और उसमें भी बड़ा सेफ प्ले किया आपने। जो तमाम बड़े चेहरे हैं आपकी, जो परंपरागत सीटें हैं, आपने उन्हीं पर टिकट दिया है। कोई किसी तरह का बड़ा जोखिम आपने नहीं लिया। और जो विनेबिलिटी क्राइटेरिया लगातार मान रहे थे अशोक गहलोत,
और मैं रविंद्र जी से भी पूछ रहा था कि गहलोत ने नारा ही बना लिया है कि आप मांगते मांगते थकेंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन सीटें 100 के पार आने की उम्मीद थी। पहली सूची आपकी सिर्फ 33 नाम ही दिखाई दिए हैं पहली सूची में, और लगभग ये सभी नाम तय थे। जी, पार्टी का इंटरनल डिस्कशन होता है और पार्टी इंटरनल डिस्कशन करके, और जब उनको सही लगता है पार्टी को और पार्टी आला कमान को, जब सही लगता है जब लिस्ट लेकर के आते हैं। लेकिन जिस तरीके से तन्मय जी अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं है, तो मैं इनको गिना दूं कि दिया कुमारी के परिवार 700 सालों से राज कर रहे हैं। आज नाथद्वारा में जिनको टिकट दिया है वो कितने सालों से राज कर रहे हैं, उनको देख लीजिए आप। और बहुत सारे ऐसे अनेकों अनेक, नरपत सिंह राजवी भी एक परिवार से ही आते हैं। तो जो परिवारवाद है उसकी बात तो बीजेपी ना करे वो अच्छा होगा। और इन्हीं की दूसरी सूची में ये भी देखने को मिला कि कोई अपने आप को जो मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं राठौड़ साहब, उनको अपनी सीट चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि पिछली बार 1800 वोटों से जीते थे वो। तो इस बार उनको खतरा था कि चूरू से हार नहीं जाए, तो इसलिए चूरू से जंप मार के तारानगर चले गए। तो इसलिए पूरी बीजेपी के अंदर बदहवासी छाई हुई है। और ये इनको डर आपको भी है, जो आपके यहाँ तमाम सर्वे, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा सर्वे आप ही के यहाँ हुए हैं, लगातार 4 या 5 सर्वे हो जैसा रविंद्र जी बता रहे हैं। उसके बावजूद भी आपके नाम क्लियर होने में बड़ा हिचकिचाहट है। और कुछ मंत्री, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी। एक मिनट प्रतीक, मेरा सवाल मैं खत्म कर लूं। जो आपके सर्वेज में बताया जा रहा था कि जो सीटें आप लगातार 2-3 बार से जीत रहे हैं, जो एक कैटेगरी की सीटें आपने रखी थी, उनमें भी अभी तक आपने नाम अनाउंस नहीं किए। मैं आऊंगा दोबारा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौटेंगे, आप बने रहिएगा मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान की चुनावी चर्चा। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं, हर दिन की तरह। बीजेपी से तन्मय शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, प्रतीक कांग्रेस से हैं, और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविंद्र जी भी हैं। प्रतीक, आप ही की पार्टी पर आते हैं वापस से। मैंने कहा ब्रेक से पहले, जाने से पहले, कि जो सर्वेज आपके यहाँ आ रहे थे, बताया जा रहा था कि एक कैटेगरी की सीट्स हैं जो आप लगातार 2-3 बार से जीत रहे हैं। उनमें कुछ सीटों का हालांकि समय का थोड़ा कमी रहती है, वरना एक सीट उसमें से आपने बानसूर का जिक्र किया, जहां से आपके उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत, आपने उनका टिकट तक अनाउंस नहीं किया है। आपके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका टिकट आपने अनाउंस नहीं किया। और ये बड़ा अजीबोगरीब है कि मुख्यमंत्री टिकट आने से पहले टिकट लीक करते हैं, लेकिन वो टिकटें दिखती नहीं है। जी, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि क्या सर्वे हुए, क्या रिपोर्ट आई, कच का क्या सर्वे हुआ है, सब इंटरनल पार्टी के अंदर है। और इंटरनल सर्वे है, ये किसी मीडिया के पास में या किसी भी व्यक्ति के पास में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये हमारा जब पार्टी की स्ट्रैटेजी है, कब किस सीट को कब डिक्लेयर किया जाएगा, ये पार्टी की स्ट्रैटेजी नहीं, वो आपकी स्ट्रैटेजी है, मानते हैं स्ट्रैटेजी है। हमारे यहाँ आज पहली लिस्ट जारी की गई, उसके बाद कोई आपको अंतर्द्वंद दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया है। जब 41 सीटें आई थी, तो आप देखिए सारे सांसद महोदय जितने इन्होंने टिकट दिए, सबका आज 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनका लगातार विरोध हो रहा है। अरे भाई, उन्होंने टिकट काट कर टिकट दिया प्रतीक, उन्होंने टिकट काट कर टिकट दिया, एक बड़ा जोखिम लिया उन्होंने सांसदों को विधायकी लड़ाने का। आपके यहाँ पे बड़ा गेम सेफ है, आपने उन्हीं चेहरों को ज्यादातर टिकट दिया है जो आपके ऑलरेडी चेहरे थे। मनीष, जब विधायक का टिकट काट करके सांसद को टिकट दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में जिताऊ कैंडिडेट नहीं है वहां पे विधानसभा के लिए। विधानसभा के टिकट पे हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ बताइए कौन से सांसद के तो यही मैं बात रख रहा हूँ प्रतीक, और हम दे रहे हैं ना। जी प्रतीक, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपकी टिकट में, आपकी टिकटों की पहली सूची में जिन पर कोई विवाद नहीं है,
आपने वही नाम तय किए हैं और 33 नाम ही आपने तय किए, ज्यादा करना कम करना आपके स्ट्रैटेजी है ना ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो जो आए या नहीं आए उसके अंदर किसका विरोध हो रहा है, लेकिन इनकी लिस्टों के बाद में किस तरीके का विरोध होता है देखा आपने। प्रतीक स्ट्रैटेजी खुद कांग्रेस पहले बता रही थी। प्रतीक स्ट्रैटेजी आप ही के यहाँ से के लिए नरपत सिंह राजवी को आपको चित्तौड़गढ़ भेज करके चुनाव लड़वाना पड़ता है। आप बताइए ना, दिया कुमारी को सेटल करने के लिए, विरोध को सेटल करने के लिए नहीं आएंगे, बीजेपी से भी जवाब लेंगे। प्रतीक स्ट्रैटेजी आपके यहां से खुद दिखी थी, आपने खुद की सीएम बता रहे थे स्ट्रैटेजी कि हम कर्नाटक की स्ट्रैटेजी पर चुनाव लड़ेंगे, 3 महीने पहले टिकट देंगे ताकि कार्यकर्ताओं को पर्याप्त समय मिले, उम्मीदवार को पर्याप्त क्षेत्र में समय मिले, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। आप जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हमारे अंदर, ये हमारे घर की बात है। अब आपने स्ट्रैटेजी बदल ली है, मतलब आपके घर में आपने स्ट्रैटेजी बदल लिया कि आप अब 1-1.25 महीने पहले टिकट देंगे, आप स्ट्रैटेजी लौटेंगे। प्रतीक आपके पास आएंगे, हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है। जैसे इनके यहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, नगाड़े बज रहे हैं, वैसे हमारे घर के अंदर ऐसा कुछ भाई आपके नाम ही वो हैं कि अभी मालवीय नगर से हारी हुई अर्चना शर्मा जी ने 2 दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, 40 खोखे में सौदा हुआ है। मैं तन्मय जी उसी सीट पर आने वाला था, उस पर वहां सिर्फ टॉवल है, वहां से राजीव अरोड़ा अलग ट्वीट कर रहे हैं। अर्चना शर्मा ने तो बिना टिकट अनाउंस किए अपना कार्यालय खोल दिया था। अंदर की बात हो रही, पार्टी में गंदगी कितनी फैली हुई ये देखिए। दूसरी आई दिव्या मदेरना तो इतनी वोकल थी इनकी पार्टी की, इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ कि यहाँ महिला सेफ नहीं है। आपने सत्यानाश करके रख दिया पूरे प्रदेश का। अगर आप जाने तो आपके मंत्री खुद आप पे, आपके विधायक आप पे इल्जाम लगाते हैं पूरे 5 साल, आप वो नहीं संभाल पाए। और अभी तो फुटबॉल आपने शुरू हुई है, भी आप देखिएगा कितनी लिस्ट आपने चालू की है। प्रधान मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर के घबराहट के मारे लिस्ट चालू की है, जारी हुई है लिस्ट से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है प्रतीक जी। ये पूरी घबराहट भरी लिस्ट है, आपके पास दूसरा कैंडिडेट नहीं है खड़ा होने को। आपने जो रिपीट मारे हैं साफ दर्शाता है कि आपके पास कोई प्रकार के कैंडिडेट नहीं है। आपके विधायकों ने आपके मुख्यमंत्री को किडनैप किया हुआ है, दबा करके मारे हुए जीते, उन्होंने दबा करके दबाव में लेकर के टिकट अपने लिए। और ये कांग्रेस के पतन का पहला कारण होगा जो आप देखेंगे। हालांकि कारण तो आपके 4.5 साल दिख ही रहे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे आपकी लिस्ट में जिस तरह से दबाव किए हुए ये टिकट दिए गए हैं, आपके अंदर हिम्मत होती है आप दिव्या मदेरना का टिकट काट। मुख्यमंत्री और राजीव अरोड़ा जो कि मुख्यमंत्री के सबसे खास है, उनको पर इल्जाम लगा दिया 40 करोड़ रुपए का। आप काट सकते हैं टिकट, आप घबराते हैं, आपकी पार्टी घबराती है, आपके मुख्यमंत्री घबराते हैं, इन सारी चीजों से घबराते हैं। डर के मारे आप कुछ भी नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री आपके डरे हुए हैं, तो बता रहा हूं, मुझे बता सकते हैं और आपकी विधायकों की वजह से दिया कुमारी के हालत खराब है। आप जानते हैं कि अगली बार आप कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप बता सकते हैं क्या ये क्या क्यों बोल रहे थे कि नरपत सिंह राजवी दिया कुमारी के लिए कैंडिडेटों की जो लिस्ट आपने जारी की सब प्रतीक एक सवाल ले लेते हैं, तन्मय जी से लेते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं मेरा काम कर लेता हूं, मैं सवाल पूछ लेता हूं तन्मय जी से। तन्मय जी, जिस तरह से आपने कहा कि जिन सीटों का आपने जिक्र किया, मैं जाहिर तौर पर पूछता प्रतीक से, हालांकि सुरतो विरोध के जो है खबरें आने लगी हैं अभी नाथद्वारा से भी, दोबारा पूछेंगे प्रतीक से। अब मैं आपसे पूछता हूं तन्मय जी कि जो पहली सूची थी, जिस तरह का आपने एक अग्रेशन दिखाया और कांग्रेस को हेड ऑन लेने की आपने स्ट्रैटेजी जो दिखाई, आप प्रेशराइज कर रहे थे सांसदों के नाम अनाउंस करके, खबरें ये भी चल रही थी कि आप सीधा गहलोत को भी काउंटर करेंगे एक बड़े चेहरे के जरिए सरदारपुरा से, लेकिन वो दूसरी सूची में देखने को नहीं मिला जो सांसद इम्पैक्ट था, या फिर आप बताया जा रहा था कि कई बड़े चेहरों पर, नामों पर तलवारें चल सकती हैं। वो दूसरी सूची आपकी कमोबेश एक बड़ी सेफ है। और दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये कि आपने वसुंधरा को असिमुलेट किया है बड़ी ढंग से, इस खूबसूरत ढंग से कि जो टैक्टिकल चेंज है बीजेपी का वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस सूची में। रविंद्र जी भी जैसा जिक्र किया, आपको लगा कि राजेंद्र राठौड़ चूरू से हार सकते तो आपने टिकट शिफ्ट कर दिया उनका तारानगर। आपको पता था कि राजवी के विरोधी सुर हैं, उस सीट को अफेक्ट कर सकते, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेजिंग है, आपने उनको भी बरकरार रखा, दूसरी जगह टिकट दे दिया। तो शिफ्ट तो है आपकी स्ट्रैटेजी में भी। राजनीति एक अपने आप में स्ट्रैटेजी है मनीष जी। मेरे से ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हैं, ये बता पाएंगे कि राजनीति खुद ही एक स्ट्रैटेजी है। अगर चुनाव खेलना, रविंद्र जी आप बता पाएंगे, चुनाव खेलना और जीतने की अगर स्ट्रैटेजी करनी तो राजनीति स्ट्रैटेजी से ही चलेगी, ऐसे तो चलेगी नहीं कि हाँ भाई आप खड़े हैं आप ही खड़े हो जाइए। नहीं, लेकिन अगर कुछ बदलाव किया तो आप मानेंगे कि नहीं कि हमने हाँ बदलाव किया है। बुद्धिजीवियों की पार्टी है, कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस की तरह कुछ भी बोले, कुछ भी करे, किसी को महापुरुष बना दे, किसी को क्या बना दे, ये बुद्धिजीवियों की पार्टी है। यहाँ पता है हमारे को कि किस तरह स्ट्रैटेजी के लिए चौथी पार्टी बोल रहे हैं जी तन्मय जी। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट ये कह रहे हैं, तन्मय जी राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं
कि पहली सूची में जिस तरह से राजपाल शेखावत, नरपत सिंह राजवी के टिकट कटे थे, दूसरी सूची में और विकास चौधरी किशनगढ़ से जो रोने लग गए थे, आप पर आरोप लगाया पार्टी पर कि मेरी राजनीतिक हत्या कर दी गई है, उसका बदलाव देखने को मिला है। और आप मान रहे हैं कि स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ना, तो मान लीजिए कि हाँ, थोड़ा स्ट्रेटजी आपने रिविजिट की है दूसरी सूची में। मनीष जी, समय गतिशील है, परिवर्तनशील है। रविंद्र जी भी इससे सहमत होंगे, प्रतीक जी भी इससे सहमत होंगे। जी, आज प्रतीक जी यहाँ बैठे हैं, कल को ये भी कहीं चुनाव लड़ते पाए जाएंगे। रविंद्र जी भी कहीं बड़ी पद पे बैठे होंगे, आप खुद सब बड़े पद पे बैठे होंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो आगे बढ़े और आगे चलता जाए। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, ये बड़ा इशारा आपने कर दिया। आगे देखिए होता है क्या। मैं रविंद्र जी का भी रुख कर लेता हूँ। समय के अनुसार समय को हम दोनों आकलन नहीं कर सकते जी। हर समय गतिशील है, चलता जाएगा और चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी जी। ये बड़ा अच्छा है तन्मय जी, ये बड़ा अच्छा है, आपने खुले मन से स्वीकारा कि आगे देखिए होता है क्या, और समय गतिशील है। कई इशारे इसमें निहित हैं, समझने वाले समझ ही गए हैं। रविंद्र जी के पास में आता हूं। रविंद्र जी, जिस तरह से मालवीय नगर एक सीट है, वो पुराना मुकाबला था, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से अर्चना शर्मा रही हैं, हारी हैं, बड़ा विरोध भी था पार्टी के भीतर। जिस तरह के तन्मय जी ने भी जिक्र किया अभी कि किस तरह से लड़ाई उनके भी यहाँ सड़क पर दिखाई दी, सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी, लेकिन टिकट बरकरार रखा। वहीं बीजेपी ने भी टिकट बरकरार रखा। लग रहा था कि कालीचरण सराफ के टिकट पर भी तलवार लटक सकती है। तो पहली सूची से बीजेपी ने सबक लिया है, एक बड़ा मैसेज ये है। और दूसरा ये है इसमें कि कांग्रेस ने बड़ा गेम सेफ प्ले किया है, कि जो पुराने चेहरे थे उन्हीं पर दाव लगाया, और सचिन पायलट और गहलोत की जो साथ साथ की मैसेजिंग है, वो भी कांग्रेस कुछ हद तक देने में कामयाब रही है। बिल्कुल मनीष जी, देखिए आप तो इस क्षेत्र को अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन अर्चना शर्मा का जो आपने जिक्र किया है, और आपने जिक्र किया कि 40 करोड़ की बात वहां पर चली, तो जाहिर है बहुत हॉट सीट थी और काफी चर्चा में रही। लेकिन तीसरी बार देखिए अर्चना शर्मा को वहां पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, और चुनाव में वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाई है, बावजूद उसके उन पर भरोसा किया गया है। उधर कालीचरण सराफ जो कि मंत्री भी रहे हैं और वसुंधरा के बहुत नजदीकी माने गए हैं, तो ये टेक्निकल ये देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जो भी पिछले जिनको टिकटें दी गई थी, उनको रिपीट इस बार जो इस आज की 83 प्रत्याशियों की सूची है उसमें किया गया है। और एक बात जो दोनों मेरे साथियों ने कही, कांग्रेस और बीजेपी के मित्रों ने, कि टेक्निकली हम लोग स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहते हैं। अब देखिए कितना टेक्निकली चेंज करना किया है। पिछले करीब 6 महीने से या 1 साल से हम लोग लगातार ये सुन रहे हैं कि अगर बीजेपी की बात करूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अलग सर्वे कराए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपने अलग सर्वे करा रहे हैं, गृह मंत्री अपने अलग सर्वे करा रहे हैं। ठीक वैसा ही कांग्रेस पार्टी में सुनते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के वो अलग सर्वे करा रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने अलग सर्वे करा रहे हैं। एक तो कंपनी ले रखी है मुख्यमंत्री की, तो कंपनी अलग से सर्वे कर रही है पार्टी के अलावा जी। लेकिन देखिए अब जब टिकटों की घोषणा होती है तो वो सर्वे का कोई अता पता नहीं है। टिकटों की घोषणा होने के तुरंत बाद अपने उसी स्टैंड को बचाने के लिए दोनों राजनीतिक दल कहते हैं कि हम लोग जिता उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां तक भी आवेदन लेती है लोगों से कि अगर वो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, समाज के किसी हिस्से में काम कर रहे हैं, तो हम लोग शायद उनको भी चुनाव के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, आवेदन मांगे गए, अब जितने आवेदन लिए गए देखिए उनमें से किसको टिकट दी गई। और दूसरी बात, 1 मिनट लूंगा मनीष जी, दूसरी बात देखिए कि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और अभी पिछले ही भी 2 हफ्ते पहले की बात है, सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कितने जोर से दोनों पार्टियों ने नारे लगाए थे महिला के समर्थन में। वही मैं उसी सवाल पर आ रहा था रविंद्र जी, आपने जिक्र कर दिया। हालांकि जो सूची आई है, कांग्रेस के करीब 9 चेहरे दिखे हैं 33 नामों में से। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। बीजेपी ने जो अब तक सूचियां पेश की हैं उसमें वो 33% आरक्षण वाला इंप्लीमेंटेशन, अभी बड़े सवाल हैं उस पर, क्योंकि आज भी 83 नाम जो आए हैं उसमें महिलाओं का आंकड़ा 2.5 छू पाया है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी बातें दोनों राजनीतिक दलों ने की है। महिला आरक्षण विधेयक जो लंबे अरसे से वहां पर लंबित था, उसको आखिरकार पास करवाया गया, लेकिन बावजूद उसके जब तक कि कानून की शक्ल में ये नहीं आता है और दोनों राजनीतिक या हर राजनीतिक दल पर महिला प्रत्याशियों को एक सीमित टिकटें देने का कानून नहीं बन जाता है, तब तक कोई भी राजनीतिक दल पहल नहीं करता। उसीलिए जरूरत भी है, उसीलिए पार्टियां, मैं लगातार मेरे शोज पर ही कह रहा था कि कानून की जरूरत नहीं है, पार्टियां अगले चुनाव में ही अनाउंस कर देंगे हम 33% सीटें देंगे। तन्मय जी से जाते जाते जवाब ले लेते हैं, क्योंकि कटघरे में वही है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार आप ही ने पेश किए। तन्मय जी, अभी तक करीब 125 उम्मीदवार आपने रख दिए हैं। 33% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो दिया है आपने टिकट में?
रविंद्र जी ने अभी उसका जवाब दे दिया। हालांकि मैं एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, फिर भी आप देख लीजिएगा, जब पूरे आंकड़े होंगे 200 के, तो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। जो महिला सम्मान का जो रुख भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के उठाया है, कांग्रेस ने पिछले 60 साल में सोचा भी नहीं था। ये जो बनेगा आगे सिस्टम जो बनेगा, मैं आपको आज गारंटी करके ये बोलता हूं, दो चीज है, वो गारंटी की बात है कि महिलाओं को उसी तरह से आगे लाया जाएगा क्योंकि अभी हुआ है। आगे जैसे शर्मा जी, अभी तक 124 नाम आ गए हैं, कहीं तो एक तरह से आपने बहुमत का जो आंकड़ा उससे ज्यादा तो आपने टिकट अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन वो जो फैक्टर है, वुमेन फैक्टर है, महिला आरक्षण की जो जोरों शोरों से प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे थे अपने चुनाव रैलियों के दौरान अभी राजस्थान में, और महिला चेहरों को आपने वहाँ कमान भी सौंपी उनके सभा में जब परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा था जयपुर में, लेकिन वो रिफ्लेक्शन अभी तक आपके यहाँ दिखाई नहीं दिया है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।